नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। अपने इस शो में हम घर खरीदारों की बात को मजबूती के साथ उठाते रहते हैं और इस बार भी एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी की मनमानी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मामला है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 27 का। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज गोल्फ लिंक। 4 लाख वर्ग मीटर से बड़े इस प्रोजेक्ट में 300 के आसपास विला हैं। एक विला की कीमत शुरू होती है करीब 3.25 करोड़ रुपए से। पूरी तरह से तैयार हैं, बिक चुके हैं और घर खरीदारों ने 90% रकम अदा कर दी है। इतना कुछ सुनकर आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे की कहानी चौंकाने वाली है। दरअसल कई फेज में बन रहे इस प्रोजेक्ट के पहले फेज को 2021 में पूरा होना था। प्रोजेक्ट पूरा हो भी गया है, लेकिन ओसी नहीं मिलने के चलते घर खरीदारों को पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। लोग ईएमआई भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं और कब तक घर मिलेगा किसी को नहीं पता। इस पर नोएडा अथॉरिटी से भी मैंने बात की, गोदरेज प्रॉपर्टीज को ईमेल किया, उनका बयान भी आया है, आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उन लोगों से जो इस प्रोजेक्ट के सबसे अहम किरदार हैं, दिक्कत से जूझ रहे हैं। जिस ब्रांड नेम के ऊपर मैंने भरोसा जताया था, विश्वास किया था, वो ब्रांड नेम अब डिलीवर करना चाहिए। और किया हुआ है जिसके कारण अथॉरिटी अप्रूव नहीं करता। रेरा में 100 लोगों ने कंप्लेंट की है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। वहाँ पे अभी तक किसी ने कोई डिसीजन नहीं आया। I booked the Godrej Golf Links project, blindly trusting the Godrej brand and invested my life savings, even paid a lot of money in advance. हमारे साथ कुछ मेहमान हैं इस मामले पर बात करने के लिए, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ रवि सिन्हा हैं, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। हमारे साथ अभय उपाध्याय हैं, प्रेसिडेंट एफपीसीई, जो कि घर खरीदारों का संगठन है और सदस्य हैं रेरा की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के। हमारे साथ ऋषि और सोनिया साहनी हैं और हमारे साथ विनोद मेहता जी हैं, जो कि ग्राहक हैं पार्क लेन गोदरेज गोल्फ लिंक के। तो सबसे पहले सोनिया जी आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कब घर बुक किया था, कब पोजीशन का वादा किया गया, कितना पैसा आप दे चुके हैं और अब आपको क्या कुछ कहा जा रहा है? सर, हमने 2018 में जब इसका प्री लॉन्च था उसी दौरान घर हमने बुक कराया था और हमें पोजेशन एज पर बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से हमें मिलना था ये प्रोजेक्ट 2021 में। सो हम रेंट पर शिफ्ट हो गए यही सोच के कि, और ईएमआईज एंड ऑल वो सब आपको पता ही है कि घर खरीदना इज नॉट इजी। एंड हम और गोदरेज का हमने यही सोच के लिया था क्योंकि गोदरेज इज अ रेप्यूटेड बिल्डर, इट्स अ रिनाउंड नेम। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं 2021 में मिल जाएगा तो ठीक है, हम उस हिसाब से चले। बट 2021 में निकल गया सर, 2022 निकल गया, अब 2023 भी निकल गया। बट आई डोंट नो, कोई स्टेटस हमें पता नहीं है कि हमें घर कब मिलेगा कब नहीं। जो इनकी थे जो भी इनके पेमेंट के जो स्लैब्स थे वो हमने बिल्कुल टाइमली अपनी पेमेंट्स जैसे जैसे इनका था वैसे वैसे हमने पेमेंट्स कर दी, सारी सब कुछ कर दिया। अभी आज तक हम 90% पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं बिल्डर को एंड 10% सिर्फ हमारा पेंडिंग है, विच इज जो हमने देना ही पोजीशन पे है। And एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, कोविड के दौरान हमने थोड़ी सी पेमेंट हमारी 1-2 किस्तें हमारी लेट हो गई थी, तो गोदरेज ने हमें 2.5 लाख रुपए उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया था। ओके। और एज पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट अब जो डिले हो रहा है उस पे उनका इंटरेस्ट बनता है, जो कि कंपनी सिरे से खारिज कर रही है कि वो नहीं देंगे। विनोद जी, आपका क्या मामला है? आपको क्या वादे किए गए थे? आपने अब तक क्या भुगतान किया है, वो एक बार विस्तार से बताइए। नहीं, मेरा मामला मैंने भी जो है इनका कंस्ट्रक्शन स्टेज में, जब इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी, मैंने सब्सिक्वेंट स्टेज पे खरीदा था। मैंने परचेज किया था दिसंबर 2019 में। वही कमिटेड डेट तो इनकी जो रेरा के हिसाब से है और जो मेरे को भी उन्होंने कमिट की थी, डेट ऑफ डिलीवरी वाज दिसंबर 21। ऑल दी पेमेंट मेरी तरफ से भी, सब पेमेंट बिल्कुल टाइम पे, एक दिन का भी डिले नहीं है। इनफैक्ट मेरे एक स्टेज पे तो मैंने इनके एडवांस पेमेंट कर रखी थी और ये सिर्फ इसी उम्मीद में की थी कि गोदरेज और रिप्यूटेड बिल्डर, शायद इनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इनसे बार बार उनको मिल भी रहा है, इनके तरफ से कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कब पोजीशन मिलेगा, इनकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए सरकार ने भी कई जगह लिखा है पर वहां से भी कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रेरा में कंप्लेंट कर ली, रेरा में करीब जो है 1.5 साल हो गया, रेरा में वो हेयरिंग तक नहीं आके दे रही। तो इससे वो सब तरफ से करने के बाद जो है ना, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
ठीक है, ये स्थिति है होम बायर्स की जिन्हें 2021 में गोल्फ लिंक का पोजीशन मिलना था, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है। हालांकि हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज का बयान आया है और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का भी बयान है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन रवि जी, पहले आपसे समझना चाहेंगे कि मैं आपकी ब्रांडेक्स रिपोर्ट देख रहा था, आपने गोदरेज को ब्रांड लीडर का खिताब दिया है। ब्रांड लीडर के साथ इस तरह की समस्याएं हैं तो बाकी का फिर क्या हाल होगा? गोदरेज हमारे लेटेस्ट रिपोर्ट में ब्रांड लीडर नहीं रह गई है। वो ब्रांड लीडर थे कोविड के पीरियड में। और कोविड के पीरियड में क्या हुआ था कि उस समय के जब सारे मेजर ब्रांड्स बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गए थे, तो गोदरेज ने एक स्कीम निकाला था 2080 कि आप 20% पेमेंट करें और 80% पोजीशन पे करें। उससे मार्केट में उनका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया था। लोगों को लगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे डिफॉल्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारा पैसा अपफ्रंट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में हमारी रेटिंग में वो लगातार नीचे आए हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी ब्रांडिंग का जो सफर है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के 2 बायर को बिठाया है, मेरे पास उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट से कंप्लेंट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो मैनेजमेंट है वो इतना एरोगेंट है कि वो अपने बायर से बात तक करना जरूरी नहीं समझता है। सबसे बड़ी बात है, जो आपको उनके पेन पॉइंट को अगर समझना है तो उनके बिजनेस मॉडल को देखना पड़ेगा। हम जिस चीज को, एक एवरेज बायर जिस प्रोजेक्ट को गोदरेज नाम सुनकर खरीदने जाता है, मेजोरिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो गोदरेज का नहीं है, वो एक लोकल प्लेयर के साथ जेवी-जेडी मॉडल पे काम हो रहा है। और जब गोदरेज जैसा एक बड़ा ब्रांड अपना उनको नाम देता है तो उनका जो बैगेज होता है वो गोदरेज पर शिफ्ट होता है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि उनका जो लोकल पार्टनर है वो बहुत ही शेडी बैकग्राउंड का है। गोदरेज मैनेजमेंट एक अपने आइवरी टावर में ऊपर से बैठकर चीजों को देख रहा है, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर बायर के पेन पॉइंट्स को नहीं समझना चाह रहा है। और यही वजह है कि जो गोदरेज प्रॉपर्टी हमारी रेटिंग में 2 साल पहले नेशनल ब्रांड लीडर बने थे, वो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभय उपाध्याय जी, आपके पास आने से पहले आपको बता दें कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने हमें अपना जवाब भेजा है। आपको दिखाते हैं, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में अपना पक्ष रखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा उन्होंने जो जवाब भेजा है आप खुद पढ़िए, आप खुद समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हालांकि हम उसको ट्रांसलेट करें उससे बेटर है कि आप सीधा साधा सवाल जो उन्होंने भेजा है वो पढ़िए। तो ये जवाब आया है गोदरेज से हमारे पास। अभय जी, आप हजारों होम बायर्स का नेतृत्व कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? दीपक जी, बहुत अच्छी हमको सामने जो मिल रही है, इसमें कई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग जब भी डिबेट किए या जब भी हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस में मिले तो सबने ये समझाया कि आप जो है फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर के साथ डील ना करें, उनसे घर न लें, कोई रिनाउंड बिल्डर लें। तो क्या ये जिस बिल्डर से लिए हैं क्या वो रिनाउंड नहीं है? पहला सवाल। दूसरा चीज देखिए, 3 बातें जो यहाँ पे निकल के आई हैं, मैं उस पे आप लोगों का ध्यान लेना चाहता हूँ। पहला बात, सोनिया जी ने कहा कि हमने प्री लॉन्च में लिया था। 2018 में रेरा एक्ट ऑलरेडी इन फोर्स था। तो ये लॉन्च और प्री लॉन्च क्या होता है? क्यों ये डिफरेंस अभी भी चल रहा है? प्री लॉन्च जमाना था जब रेरा नहीं आया था। रेरा के टाइम में तो प्री लॉन्च का कोई कॉन्सेप्ट होना नहीं चाहिए था। मैं अज्यूम करता हूं कि लॉन्च और प्री लॉन्च में कुछ तो डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस क्यों था? रेरा अथॉरिटीज क्या कर रही है जब आज भी उनके रहते हुए भी प्री लॉन्च हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? प्री लॉन्च का मतलब जितना मैं समझता हूं कि उसमें कई चीजें, कई जो रेरा की रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं की गई है। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने प्री लॉन्च बोला तो मैं अज्यूम करता हूं कि वो डिफरेंस होगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा अभी सोनिया जी के साथ जो साहब बैठे हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने 2.5 लाख रुपया इंटरेस्ट दिया। दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं हर बार ये बात को उठा रहा हूं कि जब बिल्डर का कोई आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो आपसे इंटरेस्ट तुरंत ले लेता है, लेकिन जब वो डिफॉल्ट करता है तो वो इंटरेस्ट आपको देगा या कि नहीं देगा, कि उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने ये बात बार बार उठाई है, मैं फिर कह रहा हूं कि जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं तभी दूंगा जब तक वो मेरे को मेरे ड्यू इंटरेस्ट का क्रेडिट ना दे दे, या मेरे से वो इंटरेस्ट। तो आप 90% पैसा ले कैसे लिए जब आपका प्रोजेक्ट 5 साल डिले चल रहा था? दीपक जी, इस बात की जिम्मेदारी कहां तय होगी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं इस बात को जानना चाहता हूं। आज अथॉरिटी यहाँ पे बैठी हुई है, रेरा आ गया है, ये सारे काम करते हैं जो कस्टमर को करना चाहिए, कस्टमर के लिए देखना चाहिए, कस्टमर के हित की रक्षा करनी चाहिए, उसको छोड़ के ये सब बिजी हैं। अब आप तीसरी बात पे मैं आता हूं जो मेहता साहब ने कहा।
मेहता साहब ने कहा कि 1.5 साल से डेट नहीं मिल रही है। आप बताइए आज की डेट में रेरा में क्या इतने कंप्लेन हो गए हैं कि 1.5 साल तक किसी को डेट ना मिले? और अगर इतने कंप्लेन हो गए तो आप क्यों नहीं 2 शिफ्ट में काम कर लीजिए? आज हमारे नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो हम 3 शिफ्ट में काम करें। तो आपको अगर रेरा को लगता है कि मेरे पास में इतने प्रोजेक्ट आ गए हैं, आप सारा काम, इतने कंप्लेन आ गए हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, जो काम आपको बाद में नॉन प्रायोरिटी का है उसके लिए आपके पास समय है, लेकिन हमारे कोई कंप्लेनेंट को 3 महीना के अंदर उसके कंप्लेन को या 6 महीने के अंदर डिस्क्लोज कर दिया जाए, इसके लिए ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं तो सीधा और सीधा रेरा अथॉरिटीज को कैटेगरी में खड़ा करना चाहता हूं। ठीक है, रेरा अथॉरिटी भी कटघरे में दिख रही है। अभय जी, हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से भी बात की, उन्होंने क्या बताया आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं सोनिया जी आपसे जानना चाहूंगा कि पोजीशन के लिए आप जब गोदरेज के पास जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो आपको क्या जवाब दिया जा रहा है? सर, हमें कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल रहा है। आप अगर विजिट करेंगे जाकर साइट, अगर आप जाकर देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन। जो क्रेस्ट है, स्पेशली जो विलाज हैं उनके इंडिपेंडेंट, दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन, बट उनकी तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं है कि हमें कब मिलेगा, कब, मतलब एज मिस्टर रवि सिन्हा सेड कि दे आर रियली वेरी वेरी एरोगेंट। उनको कोई व्हेन इट कम्स टू पेमेंट तो उन्हें पता है कि हमें पेमेंट टाइमली लेना है। जब हमारा पेमेंट डिले हुआ था वो भी कोविड के टाइम पर, उनमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी ये सोचने की कि यार इस टाइम पर सबके ऊपर एक डिफिकल्ट टाइम आया हुआ है और इस टाइम कैसे कैसे लोग अपने सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। बट हमें याद है, हम वो कभी भूलेंगे नहीं इंसिडेंट, जब वो हमारा 1-2 महीने का डिले था। बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिले था, और उन्होंने हमें वो 1-2 महीने की भी ग्रेस नहीं दी थी, एंड बहुत रुथलेसली हमें ये आंसर मिला था कि हम आपको डिफॉल्ट में डाल देंगे और ये हम आपका जो फ्लैट है वो हम वो कर देंगे। विनोद जी, आपसे क्या कहा जा रहा है पोजीशन को लेकर? देखिए, मैं इनसे कई बार मिल लिया, इनको लिख के भी दे दिया। एक तो इनकी जो है स्टीरियोटाइप रिप्लाई आती है, जैसे आपके पास आई है, इटसे वो बड़ा स्टैंडर्ड, जैसे इट्स रिप्लाई विदाउट आंसर। बिल्कुल। कोई इनकी तरफ से कभी कोई कमिटमेंट नहीं रहा कि वी आर सिंसियरली वर्किंग एंड इट विल बी डन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एक तो ये अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर इनसे वो उसकी डिमांड करो कि जी आप मेरे को रेरा के हिसाब से मंथली आपने पेमेंट, वो जो कंपनसेशन इज टू बी पेड मंथली, मैंने इनको कहा कि जब तक नहीं आप एज ए इंटरिम मेजर मेरे को आप वो जो कंपनसेशन मंथली पे करो, तो कंपनसेशन में इनका वो उसको भी डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ये वो हमारा कोई फॉल्ट ही नहीं है, वो ये हमने तो अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर दी। और बिल्कुल किसी तरह का एरोगेंस तो इनके या इतनी ना, ये सुनते नहीं है, किसी की नहीं सुनते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इनका जो दूसरा, इसी मैंने जब गोदरेज के चक्कर में गोदरेज वुड सेक्टर 43 में भी मैंने इनके यहाँ अप्लाई किया। उस समय इनके जो शेड्यूल कंप्लीशन थी 5 साल की थी, इन्होंने 2 साल में मेरे वो आफत करके 2 साल में 90% पेमेंट ले ली। इनके पास ओसी भी आ गया मार्च में, और अभी तक ये पोजीशन नहीं दे रहे और उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। तो एरोगेंस का तो उनके कोई लिमिट ही नहीं है। वो दे डोंट केयर फॉर दी, वो वंस दे रिसीव दी मनी दे डोंट केयर फॉर एनीबॉडी। तो बिल्कुल इस चर्चा में बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है, और आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े ब्रांड्स अगर वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के ग्राहकों की जिन्होंने गोदरेज के प्रोजेक्ट गोल्फ लिंक में घर लिया था। 2021 में उनको पोजीशन मिलना था, अभी तक पोजीशन का आता पता नहीं है। ना गोदरेज प्रॉपर्टीज किसी तरह का रिएक्शन दे रही है ग्राहकों को, ना सरकार से किसी तरह का रिएक्शन मिल रहा है, ना नोएडा अथॉरिटी कोई रिएक्शन दे रही है, और ना ही रेरा से ही उनको कोई माकूल जवाब मिल पा रहा है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कुछ हो सकता है और ग्राहकों का क्या कुछ कहना है। 90% पेमेंट लेने के बाद भी पोजीशन का आता पता नहीं है। इस बीच मैंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से बात की, तो उनका क्या कहना है कि सीएजी ऑडिट में कुछ आपत्तियां आई थी, उसके बाद उन्होंने आपत्तियों पर रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज दी और सरकार से जवाब का, मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि घर खरीदार किराया भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने तैयार घर जो कि रेडी टू मूव है, उस पर तमाम कोशिशों के बाद भी कब्जा नहीं हो पा रहा है, कब्जा नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर उनका कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार के मार्गदर्शन के बाद ही कुछ होगा। यानी सच ये है कि किसी को नहीं पता कि इस पर क्या होगा। रवि सर, इसमें बताया जा रहा है कि गोदरेज के अलावा 24 और प्रोजेक्ट हैं जिनको ओसी नहीं मिल रही है, तो इसमें गोदरेज का फेल्योर है या फिर सरकार का फेल्योर है?
उस पे आने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं एक क्रिमिनल केस में कॉन्विक्ट हुआ हूं, क्या मेरे पास ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये कहने का कि 50 लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस है इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए? दूसरी बात, आप गोदरेज की गलतियां देखिए। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने, जैसा कि बायर्स कह रहे हैं, मैं बिल्कुल बायर के वर्जन पे जा रहा हूं, कि उन्होंने कोविड पीरियड में फोर्स किया है बायर को पेमेंट करने के लिए। एक तरफ सरकार ने आपको कोविड पीरियड को फोर्स मेजोर माना है, तो जो पीरियड फोर्स मेजोर है बिल्डर के लिए, वो बायर के लिए फोर्स मेजोर क्यों नहीं होता है? ऐसा कौन सा लॉ है जो कहता है फोर्स मेजोर एक पार्टी के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है? दूसरी बात, गोदरेज जो जस्टिफिकेशन दे रहा है वो एक स्टैंडर्ड जस्टिफिकेशन है कि हमने अपना काम कर दिया और हमने जाकर अप्लाई कर दिया ओसी के लिए। अगर आपके सारे पेपर इन प्लेस हैं, और मेरे पास ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जहां की बिल्डर ओसी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद अथॉरिटीज की तरफ से क्वेश्चन मार्क लगकर वापस आता है कि आपने ये काम पूरा किए बिना ओसी के लिए अप्लाई कैसे कर दिया। ये ऐसा ही है कि मैं एक 4 साल के बच्चे को जाकर कॉलेज में एडमिशन के लिए डालूं, वहां रिजेक्ट होगा, मैं कहूंगा मैंने तो अप्लाई कर दिया, इसको देखिए कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। गलतियां आपके लेवल पे है, एक लीगैलिटी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस देश का कानून जो है बहुत लचीला है। अबे सर, इसी सवाल को आपसे समझना चाहेंगे कि इसमें कमी गोदरेज की है या सरकार की है? दूसरी बात, जो होम बायर्स हैं जिन्हें 2 साल पहले घर मिल जाना चाहिए था, आज तक कुछ पता नहीं है कब मिलेगा घर, कहीं कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है, अब वो करें तो क्या करें? दीपक जी, पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूं जो अभी हमारे डिस्कशन चर्चा में आई थी कि जो जहां से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है वो काफी एरोगेंट है। मैं एक बात खुले तौर पे आपसे कहता हूं कि मैं आज तक एक बिल्डर, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गली का हो, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे वो जहां का भी हो, सारे के सारे बिल्डर वैसे के वैसे जैसे वो प्री रेरा के टाइम में एरोगेंट थे वो आज भी हैं, और मेरे को लगे आगे भी रहेंगे। इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई बिल्डर अपने बायर से बात करना नहीं चाहता है, वो समझता है कि वो राजा है, बाकी लोग रंक हैं। तो ये जो उनका भेद, जिस तरह के व्यवहार है, इसमें कोई कमी नहीं आई है, वो वैसे के वैसे चल रहा है। मैं क्लियर कर देना हूं, ये केवल इनके बिल्डर की बात नहीं है, सारे बिल्डर सारे ऐसे कैसे। दूसरी बात अब मैं आपको कहना चाहता हूं दीपक जी, एक बात बताएं, जब भी हम लोग की मीटिंग होती है सब जगह ये कह दिया जाता है कि बायर तो कुछ देखता नहीं है, उसको कानून का ज्ञान होना चाहिए, उसको चीजों को स्टडी करके, रेरा का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन देख करके, ये सारी चीजें देख के खरीदनी चाहिए। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि अगर होम बायर तो नहीं देखा, तो आप बोलते हैं कि जैसा कि रवि जी ने बताया और आपने भी कहा कि इस प्रोजेक्ट में कोई और था, बाद में कोई और आ गया, जिस तो ये सारे लोग, इनके बड़े बड़े जो लॉयर हैं इनके, तो क्या इन लोगों ने नहीं देखा था कि ये प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कि घर बन के खड़ा हो जाएगा, फिर भी ये लोग नहीं दे पाएंगे? तो क्या इनके पास में कोई लॉयर की कमी थी क्या? इनको नहीं पता था कि किस तरह के देश में कानून है और क्यों किसी को घर बनने के बाद भी नहीं मिलेगा? तो जिम्मेदारी कहां पे फिक्स की जाए? क्या बायर की जिम्मेदारी है कि हम ही सारे कानून को पढ़ लें, हम ही उनके अंदर की बात जान जाए कि कहां पे किसमें दोष है? आप मेरे से आज पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी कहां फिक्स कर जाए? आप बताइए, मैं कैसे कॉम्पिटेंट हूं कि मैं बताऊं? मैंने पैसे दिया, मेरे को घर चाहिए, मैं इससे सिवा कुछ नहीं समझता। मेरे को क्या जरूरत है आज मैं और कोई चीज समझता? मैं आज गाड़ी खरीदने जाता हूँ, बिस्किट खरीदने जाता हूँ, चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं पैसा देता हूँ। मैं थोड़ी ना उसके जाके फैक्ट्री में देखता हूँ कि गाड़ी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बनाने में उसने लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है। ये मेरी जिम्मेदारी क्यों होगी? और अगर ऐसा कोई बिल्डर है जो इस तरह का काम कर रहा है, तो अथॉरिटीज क्या करें? वो किस वहां पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल, अथॉरिटी ही नहीं, रेरा की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गोल्फ लिंक के हर फेज में 100 से अधिक शिकायतें हैं, लेकिन फाइनली कब्जे का आता पता नहीं है। ना सरकार के पास जवाब है, ना गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास जवाब है। आखिर घर खरीदार करें तो क्या करें? देखिए, एक तो ये है कि अगर आप कीचड़ में फंस जाएंगे तो आपको निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। वो ये लोग कर रहे हैं, वो मेरे को दिख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस पर ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अकेला प्रयास करेंगे तो शायद सफल ना हो। आप लोग एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप के साथ में आपको लीगल कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, प्रेस मीडिया में आकर के भी बात करनी पड़ेगी, आपको लेटर वगैरह, चिट्ठी वगैरह देनी पड़ेगी। और प्लस ये भी सोचिए कि किस तरह से जो अथॉरिटी आपको लग रहा है कि जहां पे कमी रहेगी, उस अथॉरिटी पर कैसे प्रेशर बनाया जाए, सरकार के थ्रू बनाया जाए या कोई रिट पिटीशन करके हाईकोर्ट में बनाया जाए। तो आपके पास में देखिए, आप फंसे हुए, आपको चारों दिशाओं में आपको अटैक करना पड़ेगा, चाहे वो आपका बिल्डर हो, चाहे वो अथॉरिटीज हो। तो आपके पास में यही रास्ता है कि आप प्रयास करें, हर तरह से लड़ाई करें। देखिए, अब फंस तो गए हैं, गलती तो आपने जैसे भी हो आपने की है, कब तक आप निकलेंगे इसकी कोई तारीख नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपका काम है प्रयास करना। ये समझ नहीं आता कि अगर हमने किसी ऐरे गहरे नत्थू कह रहे कोई मतलब
XYZ बिल्डर को से अगर हमने फ्लैट खरीदा होता, फिर हम सोचते हैं कि हमसे गलती हुई है, हम कीचड़ में फंस गए हैं, तो सारी बातें जस्टिफाइड थी। लेकिन अगर आप गोदरेज पे भरोसा नहीं कर सकते, आप बड़े नामों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आप किस पे भरोसा कर सकते हो? और जहां तक रही फाइट करने की, हम एक आम इंसान जो कोविड के टाइम पर इतनी चीजों से ऑलरेडी लड़ रहा था, या जो अपनी नॉर्मल जिंदगी में इतनी चीजें ऑलरेडी लड़ता है, हर चीज को मैनेज करके चलता है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या करे यार। बिल्कुल वाजिब चिंता है आपकी, और हर उस शख्स की ये चिंता होगी ही जिसने अपने जीवन भर की पूंजी एक घर खरीदने में लगा दी हो, और अब उसे पाने के लिए उसे बिल्डर सरकार के आगे अपनी चप्पलें घिसनी पड़ रही हो। गोदरेज प्रॉपर्टीज ही नहीं, इलाके की बाकी प्रोजेक्ट जिन्हें ओसी नहीं मिल रही है, ग्राहकों को पोजीशन नहीं मिल रहे हैं, वो कहां जाएं, क्या करें? अब सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्डर जो एक तरफा संवाद कर रहे हैं, ग्राहकों से मुंह चुरा रहे हैं, या फिर नोएडा अथॉरिटी जिन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, या फिर रेरा जिसकी जिम्मेदारी है ऐसे मामलों को मजबूती के साथ निपटाना, या फिर सरकार? तो अब जिम्मेदार कौन है तो देखने वाली बात है। हाँ विनोद जी, आप कुछ कह रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी जो बात है, एरोगेंस की, देयर इज ए सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि डीम्ड ओसी का प्रोविजन है, डीम्ड ओसी के बेसिस पे आप जो पोजीशन दे सकते हैं। सेक्टर 150 में बिल्डर ने पोजीशन दिया है, पर गोदरेज नॉट विलिंग फॉर इस चीज के लिए भी गोदरेज तैयार नहीं है। उनको कह दिया, वो उसके लिए तैयार नहीं है कि हमें डीम्ड पोजीशन दे दे। अगर बिल्डिंग तैयार है तो पोजीशन दे दें। बिल्कुल सही, इसमें यूपी रेरा अपना रोल निभा सकता है। अगर डीम्ड पोजीशन से बात बनती है तो लोगों को घर मिलना ही चाहिए, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें हम एक और बात साफ कर दें कि हमारी मंशा किसी ब्रांड को, किसी ब्रांड की छवि को खराब करने की नहीं है। तभी हमने आपको भी आमंत्रित किया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी आमंत्रित किया था कि अपने ग्राहकों का सामना करें, अपनी बात, अपना पक्ष रखें, लेकिन आप नहीं आए। बात अकेले गोदरेज प्रॉपर्टीज की नहीं है, और भी तमाम घर खरीदार हैं जो प्रोजेक्ट हैं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। फाइनली हमारी अपील है उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, उत्तर प्रदेश रेरा से, कि अगर ग्राहकों का पेमेंट लेट होता है, उनसे पेनल्टी वसूली जाती है, तो फिर प्रोजेक्ट लेट होने पर ग्राहकों को पेनल्टी क्यों नहीं मिल रही है? और फाइनली गोदरेज गोल्फ लिंक के घर खरीदारों, इलाके के ऐसे दूसरे खरीदारों को भी अटके हैं, जो फंसे हुए हैं, उन्हें पोजीशन कब तक मिलेगा? तो शो में शामिल होने के लिए रवि जी, अभय जी, विनोद जी, ऋषि और सोनिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी प्लस में हम इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।